हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस वेरी इंटरेस्टिंग सेशन जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि सी लैंग्वेज विज़ावी इंग्लिश लैंग्वेज। इस कंपैरिजन चार्ट का को ड्रान करने का मकसद क्या है? वो ये है कि थोड़ा सा जितना भी आपने इंग्लिश लैंग्वेज को समझा है, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज है जो हर व्यक्ति पढ़ने और समझने और लर्न करने की कोशिश करता है। उसकी बेसिक वजह यह है कि ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ये थॉट मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा कि मैं सी लैंग्वेज को इंग्लिश के विज़ावी या कंपैरिजन में ड्रॉ करूं और जितना भी इनमें मिलता जुलता है उस चीज को मैं आप तक पहुंचाऊं, सो दैट आपको और आसानी हो जाए सी के फंडामेंटल समझने के लिए। अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे जब हम इंग्लिश में कोई भी चीज लिखते हैं तब हम किन चीजों का यूज करते हैं? अल्फाबेट्स का। और मैंने कहा जब लिखते हैं तो लिखने में हम कैपिटल अल्फाबेट्स का भी यूज करते हैं और स्मॉल का भी यूज करते हैं। हम कई कई जगह सिंबल्स का भी यूज करते हैं, जैसे फुल स्टॉप है, जैसे कॉमा है, जैसे सेमीकोलन है, जैसे कोलन है, जैसे नोट ऑफ इंटरोगेशन है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन है। इन चीजों का भी हम सहारा लेते हैं। उसी तरीके से सी लैंग्वेज में हमारे पास एक सेट है जिसको हम कहते हैं कैरेक्टर सेट। इन कैरेक्टर सेट्स में बिल्कुल यही जो हमने इंग्लिश लैंग्वेज में देखा, ये सारी चीजें आती हैं कैपिटल ए। मगर याद रख लीजिए, जब मैंने ए लिखा मैंने केवल ए नहीं लिखा, मैंने ए को सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल दिया, सिंगल कोट्स में डाल दिया। उसकी वजह यह है, जब आप इस तरीके से किसी चीज को किसी कैरेक्टर को डालते हो इन्वर्टेड कॉमर्स या सिंगल कोट्स में, तभी वो पहचाना जाता है कि वो एक कैरेक्टर है और ये कैरेक्टर इस कैरेक्टर सेट का एक कंपोनेंट है। इसी तरीके से कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड जब मैं बोलता हूँ तो इसमें बी भी आएगा, सी भी आएगा और 26 लेटर्स ऑफ इंग्लिश। सिमिलरली स्मॉल ए टू स्मॉल जेड जो हमने यहाँ पे बताया। और ये स्पेशल सिंबल्स, इनको हम बोलते हैं स्पेशल सिंबल्स। ये क्या थे? ये थे अपर केस, इनको हम सी में बोलते हैं अपर केस लेटर्स। केस का मतलब यहाँ पे कैपिटल या स्मॉल, स्मॉल केस का मतलब है या लोअर केस, लोअर केस का मतलब है स्मॉल लेटर, लोअर लोअर केस, राइट। स्पेशल सिंबल्स में जैसे डॉलर है, स्टार है, या यहाँ पे एस्टेरिस्क उसका नाम बोलते हैं, एम्परसैंड है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें प्लस ये वाली चीजें जो हमने जोड़ी, यहाँ पे फुल स्टॉप है, कॉमा है, कोलन है, नोट ऑफ इंटरोगेशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, जितने भी आपको पता है और जितने भी कंप्यूटर को पता है वो सारी चीजें इसमें आएंगी। अब इसमें मैं एक चीज शायद डालना भूल गया, वो है कि इसमें नंबर्स भी आते हैं और वो नंबर आपको पता है कि वो 0 से 9 तक है। वो बिल्कुल वैसे ही 0 से 9 तक यहाँ पे भी है, उन्हें हम कहते हैं न्यूमरल या न्यूमेरिक डेटा। तो ये सारी चीजें हमारा एक सेट बनाता है, कैरेक्टर सेट, जिसे हम कैरेक्टर सेट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे इन सारी चीजों को हम कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिक कंपोनेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद हमारा दूसरा पड़ाव क्या रहेगा कि हम इन अल्फाबेट की कॉम्बिनेशन से, हम बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं वर्ड्स। ठीक उसी तरह इन अल्फाबेट की कॉम्बिनेशन से, ये सी कैरेक्टर की कॉम्बिनेशन से हम बनाते हैं, उसे हम कहते हैं स्ट्रिंग्स। मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल दे दूंगा। यहाँ पे एक लेटर है दिस, एक वर्ड है दिस, एक और वर्ड है इज, अपने आप में एक वर्ड है, और बॉय, ये सारे वर्ड्स है, ठीक है जी। इसी तरीके से स्ट्रिंग्स यहाँ की एग्जांपल होगी, जैसे कि मैं लिखता हूँ हेलो, बट लुक एट द मार्क डिफरेंस। यहाँ पे जब मैं स्ट्रिंग डालता हूँ वो हमेशा आती है डबल कोट्स में। जो कैरेक्टर था एक इंडिविजुअल कैरेक्टर, वो सिंगल कोट में आता था, वाइल एज जो आपकी स्ट्रिंग है
वो स्ट्रिंग आपकी इन्वर्टेड डबल कोट्स में आएगी। और ये डबल कोट्स में डालने का मतलब है जब कंप्यूटर इसे रीड करेगा तो उसे लग पता चल जाएगा कि ये एक स्ट्रिंग है। वाइल अगर सिंगल कोट में है तो वो क्या है, एक कैरेक्टर है। और जब हमें एक से दो कैरेक्टर एक साथ चाहिए जैसे कि 88, तब हम इसको डबल कोट में डाल देंगे, राइट। फिर उसके बाद है हमारे पास इसको रहने देते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। जब हम वर्ड्स को कंबाइन करते हैं, वर्ड्स को कंबाइन करने के बाद हम फॉर्म करते हैं सेंटेंस, राइट। और इसी तरीके से जैसे मैंने ऊपर लिखा, ये एक अलग था वर्ड, ये अलग अलग अलग, इन चीजों को हम जब जोड़ देते हैं, दिस इज अ बॉय, फुल स्टॉप। तो ये एक सेंटेंस है और इसी सेंटेंस को अगर मुझे यहाँ पे डालना है, यानी कि जिसे मैं नाम देता हूँ, ये स्ट्रिंग था, ये वर्ड है और एक सेंटेंस है जिसे मैं स्ट्रीम कहता हूँ, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे नाम देता हूँ इंट ए सेमीकोलन, ये मेरी एक स्टेटमेंट है। इस पे आप थोड़ा सा परेशान ना हो, ये इंट क्या है, ए क्या है और सेमीकोलन। सेमीकोलन में बताता चलूं, सेमीकोलन यहाँ पे फुल स्टॉप का काम देता है। जो इंग्लिश लैंग्वेज में फुल स्टॉप है वही सी लैंग्वेज में सेमीकोलन का मतलब है। यानी कि जब आप कोई स्टेटमेंट कंप्लीट करते हो कि आप कहते हो कंप्यूटर को ये एक कमांड है, और ये कैसे पता चल जाएगा सी कंपाइलर को, जब आप उसको एंड करोगे उस सेंटेंस को विद सेमीकोलन। फिर उसके बाद है सेंटेंस को मिला के आप क्या बनाते हैं, पैराग्राफ। सॉरी, पैराग्राफ। यहाँ पे उसी चीज का कॉरस्पॉन्डिंग टर्म है जिसे हम कहते हैं फंक्शन। ये मैं मोटा मोटी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप कॉन्सेप्चुलाइज करें कि ये जो टर्म्स हमने पहले ही पढ़े हुए हैं, 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल, जितनी भी आपकी एज है या जितनी भी आपकी लर्निंग एज है, उसमें जो ये आपने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी है, उस सीखी हुई चीजों का मैं एडवांटेज लेके आपको एक साधारण तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट आप उस चीज को वहां से कैपिटलाइज करें। पैराग्राफ जो है, हम बोलते हैं ये असेंबली है या ये कॉम्बिनेशन है किन चीजों की, डिफरेंट सेंटेंसेस की। इट्स अ कलेक्शन और इट्स अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस टुगेदर दैट फॉर्म अ पैराग्राफ। बट इतना ही नहीं है, जो इंग्लिश लिटरेचर जानने वाले होंगे आप में से, या अगर वैसे पैराग्राफ तो बहुत प्राइमरी लेवल पे भी है, तो उस चीज को अगर आप याद करें या रिकॉल कर पाए तो आपको याद होगा उस पैराग्राफ में जब आप सेंटेंसेस भरते हैं तो एक सेट ऑफ सेंटेंसेस तो ठीक है, लेकिन एक और चीज है, वो हर एक सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए इस चीज को, एक पर्टिकुलर थॉट को। यानी एक पैराग्राफ एक थॉट को रिप्रेजेंट करता है, एक पैराग्राफ एक थॉट को रिप्रेजेंट करता है। जब हम ये कहते हैं कि ये पैराग्राफ एक थॉट को रिप्रेजेंट करता है, मान लीजिए हम कोई भी ऐसे लिखते हैं काउ पे, हम अगर बोलते हैं यूजेस या यूजफुलनेस ऑफ काउ, तब हम सारी चीजें यूजफुलनेस को जो दर्शाता है, जो रिप्रेजेंट करता है, जो इसको किसी न किसी दूसरे एंगल से उन सेंटेंसेस को हम कलेक्ट करके एक पैराग्राफ में डालते हैं। फिर उसमें भी हम देखते हैं कि उन सेंटेंसेस की सीक्वेंस क्या होगी, सो दैट थॉट जो है वो कहीं ब्रेक होके कहीं और ना चला जाए और उस थॉट की एक सीक्वेंस रहे, उस थॉट की एक हार्मनी रहे, उस थॉट का एक फ्लो रहे, उस थॉट में एक कंक्लूजन सीधे लास्ट में। यानी कि जो पहले पहले 2-3 सेंटेंस होते हैं इस थॉट या पैराग्राफ के, उसको हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ भी कहते हैं। इससे रीडर को पता चलता है, जब वो आपका ओपनिंग सेंटेंस पढ़ता है, उस रीडर को पता चल जाता है कि इस पैराग्राफ में नीचे क्या लिखा होगा, ठीक है ना। जिन व्यक्तियों के पास टाइम कम रहता है वो केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ के इस चीज को या तो स्किप कर लेते हैं या डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसी तरीके से लास्ट वाले 2-3 सेंटेंस या 2 सेंटेंस जो होते हैं वो कंक्लूजन होते हैं उसमें। तो वो जो व्यक्ति काफी बिजी है वो इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ के, इसका कंक्लूजन पार्ट पढ़ के इस पैराग्राफ को एंटायरली समझ पाते हैं। ठीक उसी तरह जो फंक्शन होती है, मैंने कहा आपको सी लैंग्वेज एक फंक्शन बेस्ड
क्या नाम है लैंग्वेज है। जब आपने मेरा सेशन जो पिछला सेशन था उसको अगर आप अटेंड किया आपने, अगर नहीं किया तो मैं रिपीट कर देता हूँ। सी लैंग्वेज जो है वो एक फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और अगर आप उसको मानते हैं और उसको याद रखते हैं तो ये समझ जाना चाहिए कि सी लैंग्वेज में हमेशा कम से कम एक फंक्शन तो होनी ही होनी है, और जिसको मैंने पिछले सेक्शन में नाम दिया था मेन फंक्शन। अब ये फंक्शन क्या होती है, अगर पैराग्राफ एक थॉट को रिप्रेजेंट करता है तो एक फंक्शन क्या करेगी, एक फंक्शन एक काम को रिप्रेजेंट करेगी, एक वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगी। जब आप इन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, क्योंकि ये स्टेटमेंट से ही बनेगी, हालांकि इसमें एक्सप्रेशंस भी आते हैं जो अभी हमने नहीं पढ़ा, तो उसको मिला के ऑपरेटर्स को मिला के ऑपरेशंस को मिला के वो सारी चीजें जब टुगेदर वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट जब हो जाएंगी, एक रिजल्ट हमारे पास आएगा, यानी कि एक काम हो चुका है। उस वर्क डन को डिफाइन करता है या उस वर्क डन को वो कंप्लीट करता है, उसे हम कहते हैं फंक्शन। अगर आपने ये यहाँ तक समझा तो मैं समझता हूँ कि हम कामयाब हो रहे हैं। सिमिलरली लास्ट पार्ट जो कंपैरिजन में आएगा वो होगा आपका, मान लीजिए ऐसे, या फिर चैप्टर, या फिर कोई भी और चीज जिसे आप इंग्लिश में ग्रुप कर सकते हैं, स्ट्रक्चर कर सकते हैं या समझ सकते हैं। तो ये पैराग्राफ जब मिलते हैं तो एक ऐसे बनता है या एक चैप्टर बनता है या कोई भी और चीज कंपोजिशन बन जाता है। वेल एज जो फंक्शन टुगेदर हैं, जब ये फंक्शन वन, फंक्शन टू, फंक्शन थ्री जब मिल जाते हैं तो वो सारी चीजें क्या बनाती हैं, दे मेक वन प्रोग्राम। वन प्रोग्राम क्या होता है, वन प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमने एक सॉफ्टवेयर बना दिया विद ऑल फीचर्स, और हर एक फीचर को एक फंक्शन एग्जीक्यूट करती थी या रिप्रेजेंट करती थी। और जब हम मान लीजिए एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दूंगा, प्रोग्राम क्या हो सकता है। अगर आपने कैलकुलेटर ऐप बनानी है तो बेसिक ऑपरेशन क्या हो सकते हैं कैलकुलेटर में, उसमें हो सकते हैं एडिशन, यानी कि ऐड की एक फंक्शन बनेगी, उसमें मल्टीप्लिकेशन होगा यानी कि मल्टीप्लिकेशन की एक और फंक्शन बनेगी, उसमें हो सकता है आपका सब्ट्रैक्शन, यानी कि सब्ट्रैक्शन की एक और फंक्शन बनेगी। उसमें जब मैं फंक्शन करता हूं तो मैं एक पैरेंथेसिस डाल देता हूं ताकि पता चल जाए कि ये एक फंक्शन है। सिमिलरली डिवीजन है, तब ये डिवीजन का काम दे दीजिए। ये चार्ट अगर आप समझ गए तो मैं समझता हूं आपने एक फ्लाईओवर क्रॉस करके ऊपर ऊपर से पैनोरामिक व्यू देख लिया कि सी क्या हो सकता है और कितना ब्यूटीफुल है। और शायद हमने इसको पहले ही किसी और रूप में देखा था जिसको हम नाम देते हैं इंग्लिश, और उसी चीज का हम दूसरा रूप देख रहे हैं सी लैंग्वेज में, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। यही वजह है हमने कहा था सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो फुली आपको अंडरस्टैंड होती है। जब हमने आपको अंडरस्टैंड होने की बात करी, तब ये मैं फिर से रिपीट कर दूं, कंप्यूटर के लिए उतना ही मुश्किल है, क्योंकि कंप्यूटर केवल 0 और 1 यानी बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है। और जब केवल ये बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, तो अब याद रखें कि इसीलिए इस चीज को बनाने में एक चीज की जरूरत पड़ती है, एंड दैट चीज इज कॉल्ड कंपाइलर। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ट्रांसलेट करता है हमारी इस हाई लेवल लैंग्वेज को जीरोज वन पे, जिसे कंप्यूटर पहचानता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, उस पर काम कर सकता है, और उसी को बाद में रिजल्ट के तौर पर आपके सामने आउटपुट आ जाता है। With this, I conclude this session, and I look forward to have many interesting sessions with you. Stay tuned. Thank you. Bye bye.